दिल्ली चुनाव होने के बाद से राजनीतिक दलों के साथ ही अब आम जनता का भी ध्यान बिहार और बंगाल के चुनाव की तरफ शिफ्ट हो गया है। लोगों के मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह तो हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव और उन चुनाव में आए नतीजे। ताज़ा मामला तो दिल्ली चुनाव का ही है। आप जानते ही हैं, महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह दिल्ली के नतीजे भी सवालों के घेरे में है। दावे किए जा रहे हैं कि चुनाव में ज़बरदस्त धांधली हुई है और जिस तरह से महाराष्ट्र और हरियाणा में धांधली करके बीजेपी जीती है, ठीक उसी तरह से दिल्ली में भी धांधली करके बीजेपी जीती है। इसको लेकर के कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, कई रिपोर्ट सामने आई है, कैसे वोटर लिस्ट में धांधली करके बीजेपी ने ये जीत हासिल की है, किस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर के विधानसभा चुनाव के बीच जो 7 महीने हैं उसमें अचानक से वोटर बढ़े। इसको लेकर के एक रिपोर्ट हमने भी बनाया था और आप लोगों ने भी देखा होगा। लेकिन फिलहाल जो इस तरह के दावे चल रहे हैं, इसको लेकर के लोगों के मन में एक सवाल है और ये भी कह सकते हैं कि एक डर भी पैदा हो गया कि वो डर यह है कि कहीं आगामी चुनाव में, चाहे बिहार हो या बंगाल का चुनाव हो, आगे आने वाले चुनाव हो, उनमें भी नतीजे कहीं बीजेपी के पक्ष में तो नहीं आ जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग लगातार सवालों में घिरता जा रहा है, जिस तरह से जिस तरह से वोटर लिस्ट में धांधली को लेकर के उस पर आरोप लग रहे हैं, विपक्ष की तरफ से तमाम शिकायतें की जा रही है और शिकायतों में भी ऐसे नहीं कि सबूतों के साथ किया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग या तो जवाब नहीं दे रही है और अगर जवाब भी दे रहा है तो सारे के सारे आरोप खारिज कर रहा है या सिर्फ इधर उधर की बातें करने की कोशिश कर रहा है। खासकर अभी दिल्ली चुनाव के लिए जब घोषणा करने के चुनाव आयोग आया था तो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायरियां जिस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से पेश की गई थी, उसके बाद से तो सोशल मीडिया पर हैशटैग भी ट्रेंड करने लगा था चुनाव आयोग का। यही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें शायरियों पर बैन लगा देना चाहिए। अब जिस तरह से यह शिकायतों पर जवाब ना मिलना, आरोपों को खारिज कर देना चुनाव आयोग की तरफ से, इसके चलते आम जनता का जो भरोसा है वही चुनाव प्रक्रिया से उठता जा रहा है। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक समय वो आएगा कि लोग वोट करना ही बंद कर देंगे। अब इन तमाम सवालों के बीच में एक ऐसे सवाल, बड़ा सवाल है जो इस वक्त उठ रहा है और यह है कि क्या बिहार और बंगाल जीतना भी बीजेपी के लिए इतना ही आसान होगा? क्या बीजेपी यहाँ पर भी चुनाव जीत सकती है या फिर इन राज्यों में बीजेपी के सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली है? तो इन्हीं सवालों के साथ आज हम इन चर्चा करेंगे सियासी चर्चा में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, दिल्ली चुनाव हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं। दिल्ली में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। हालांकि वो जीत कैसे हासिल की गई, इसको लेकर के कई दावे किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स आ रही है कि उन रिपोर्ट्स में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और वो खुलासे चौंकाने वाले खुलासे हैं। कैसे वोटर लिस्ट इधर उधर की गई, कैसे महाराष्ट्र चुनाव के दौरान किस तरह से धांधली हुई, फिर उसी धांधली को दिल्ली चुनाव में दोहराया गया। संजय राउत ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा खुलासा किया था कि 29 लाख वोटर ऐसे हैं जो फ्लोटिंग वोटर हैं, उन्हें कभी उत्तर प्रदेश भेज दिया जाता है या दिल्ली भेज दिया जाता है। महाराष्ट्र में, यानी कि जहां पर भी चुनाव होते हैं, बीजेपी इन वोटरों को उन राज्यों में शिफ्ट कर देती है और यह वोट बीजेपी के लिए पड़ते हैं। इससे बीजेपी चुनाव जीत जाती है। लेकिन अब क्योंकि दिल्ली चुनाव हो चुका है, नतीजे आ चुके हैं, ऐसे में अब सभी का ध्यान आगे आने वाले चुनाव पर है। 2025 के आखिर में अब चुनाव होना है और वो है बिहार विधानसभा। हो सकता है कि नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव हो, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के अभी से ये सियासत गरमाई हुई है। कई सवाल सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर कैसे रहेगा चुनाव, क्या स्थितियां हैं वहां देखने को मिलेगी और फिर वहां पर बीजेपी के लिए कोई बड़ी चुनौती होने वाली क्या है? क्योंकि मुख्य मुकाबले की अगर बात करें तो राज्य में महागठबंधन और एनडीए के बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन एनडीए के अंदर भी
टूट की कई खबरें सामने आ रही है। दावे किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, जीतन राम मांझी भी पाला बदल सकते हैं। पशुपति पारस का तो बिल्कुल एक तरह से माना ही जा रहा है कि वह जल्द ही महागठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं। चिराग पासवान की नाराजगी की खबरें भी आती रहती है। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की खबरें लगातार आती रहती है, यानी कि एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर के पेच फंसा हुआ है। इसके उलट महागठबंधन में मजबूती देखने को मिल रही है। तो सबसे बड़ी चुनौती महागठबंधन में जो एकजुटता है वही बीजेपी के लिए बनने वाली है। और लेकिन इस बार महागठबंधन की एकजुटता से बड़ी चुनौती जो है यह है कि इस बार चुनाव जब बिहार में होंगे तब लालू भी मैदान में होंगे। यानी इस बार का जो मुकाबला होगा बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो मानी जा रही है वो लालू यादव को ही माना जा रहा है। पिछले चुनाव जब बिहार में हुए थे उस समय लालू यादव जेल में थे, लेकिन इस बार लालू यादव बाहर हैं। और आप सभी जानते हैं कि बिहार की राजनीति को लेकर के ये कहा जाता है कि बिहार की राजनीति में लालू यादव के इर्द गिर्द ही घूमती है। लालू यादव काफी कुछ बिहार के लिए तय करते हैं। ऐसे में जब लालू यादव ही सारी रणनीति बना रहे हैं, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव को कब क्या बोलना है, क्या कहना है, नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल करना है या नहीं करना है, ये सारे फैसले लालू यादव कर रहे हैं। और लालू यादव की रणनीति बीजेपी के खेमे में हलचल मचा रखी है। तो यह कहा जा सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव का सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी बनने वाली है। इसके अलावा बात करें महागठबंधन की एकजुटता की, पीएम मोदी ने जब दिल्ली चुनाव के नतीजे वाले दिन आम जनता को संबोधित किया, जीत का जश्न मनाते हुए उन्होंने बिहार पर भी फोकस किया। और उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहीं ना कहीं कांग्रेस पर निशाना साधने की कोशिश की और यह आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने सहयोगियों को खत्म करती है, उनकी ज़मीन खत्म कर देती है, वगैरह वगैरह। लेकिन इस पर कांग्रेस की तरफ से जब जवाब आता उससे पहले ही आरजेडी की तरफ से जवाब आ गया। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि जो दिल्ली में हुआ वो बिहार में नहीं होने देंगे। यानी कि उन्होंने साफ कह दिया कि जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा, उसका फ़ायदा बीजेपी को उठा ले गई, उसका फ़ायदा सीधे तौर पर बीजेपी उठा ले गई। और ये चीज़ बिहार में नहीं होने वाली है। यानी कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच फूट डालने वाली बीजेपी बिल्कुल भी कोशिश ना करे, क्योंकि महागठबंधन एकजुट होकर ही लड़ेगा। और ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होने वाला है कि इस बार महागठबंधन पहले से ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से इंडिया गठबंधन में फूट देखने को मिली, इंडिया गठबंधन के अंदर बिखराव का फायदा बीजेपी ने उठाया। और इसी को लेकर के एक सीख के तौर पर माना जा रहा है कि महागठबंधन पहले से यह मान चुका है कि कांग्रेस के बिना अगर वो चुनावी मैदान में उतरेगा तो बीजेपी का मुकाबला करना उसके लिए बेहद मुश्किल है। अब ये तो हुई बिहार की बात, साफ है कि लालू यादव सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए बने हुए हैं बिहार में। लेकिन अब बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव होने के बाद होने वाले पश्चिम विधानसभा चुनाव की, जहां पर टीएमसी नेता, टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि आम आदमी पार्टी को मात देते हुए दिल्ली में बीजेपी ने 27 साल बाद सत्ता में वापस कर ली है। और पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को आम आदमी की पार्टी की चुनौती निपटने के करीब 12 साल का वक्त लग गया। लेकिन पश्चिम बंगाल में यह मुश्किल है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी को कड़ी चुनौती देती आई है। हर बार ममता बनर्जी बीजेपी से अपना किला को अभी तक बचाए रखा है। भले ही बीजेपी राज्य में मजबूत हुई है, लेकिन ममता बनर्जी के किले में सेंध अभी तक नहीं लगा पाई है। इसके लिए अभी तक जो चुनाव हुए हैं उन पर भी नज़र डालें तो उनमें बीजेपी की क्या स्थिति रही है। तो सबसे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो पूरे देश में मोदी लहर चल रही थी। उस दौरान भी पश्चिम बंगाल की जो 2 ही लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करने में कामयाब हो पाई थी। बीजेपी ने राज्य में ममता बनर्जी को चुनौती देना शुरू कर दिया। लेकिन 2016 में जब चुनाव हुए तो बीजेपी को महज 3 सीटें मिली। हालांकि उसका वोट शेयर बढ़ गया था और 4% से बढ़कर 10% पर पहुंच गया था। इसके बाद बीजेपी को पश्चिम बंगाल में असल कामयाबी जो मिली 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली, जब वह राज्य में 42 में से 18 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। लेकिन 2021 में जब
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए तो ममता बनर्जी ने फिर अपना किला बचाए रखा और राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से 215 पर जीत दर्ज की। जबकि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को कामयाबी मिली थी, उससे बीजेपी बहुत ज़्यादा उत्साह में थी। उसे लग रहा था कि इस बार ममता बनर्जी को हरा देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस बार ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत की और 42 में से 29 सीटों पर जीत दर्ज की। कि बीजेपी को 6 सीटों का नुकसान हुआ और वह 12 सीटों पर सिमट गई। अब इसे ऐसे समझिए, लोकसभा चुनाव जब होते हैं तब बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत करती दिखाई देती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लग जाता है। लेकिन इस बार तो लोकसभा चुनाव में ही बीजेपी को झटका लग गया और यह साफ माना जा रहा है कि राजनीति के जानकारों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि इस बार भी बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में जीत की राह आसान नहीं है, या कहें जीतना मुश्किल हो जाएगा। यह भी कह सकते हैं कि जीतना जितना मुश्किल है उतना ही नामुमकिन है। तो बीजेपी के लिए विपक्षी दलों में से सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई है तो वह ममता बनर्जी को ही माना जाता है। हालांकि अभी तक अरविंद केजरीवाल को भी माना जाता था, इसी तरह के नेता माना जाता था, उनको इस लिस्ट में शामिल किया गया था। लेकिन इस बार चुनाव में अरविंद केजरीवाल हार गए और 10 साल बाद बीजेपी ने उन्हें हरा दिया, इसलिए अब अरविंद केजरीवाल का नाम इस लिस्ट से बाहर हो गया। लेकिन ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल से बड़ा नेता है, इसलिए एक सवाल ही नहीं पैदा होता है कि बीजेपी ममता बनर्जी को हरा देगी। ऐसे दावे किए जा रहे हैं। केजरीवाल की पार्टी नई और दिल्ली एक वक्त पर बीजेपी का गढ़ भी रहा है, लेकिन ममता बनर्जी देश की सबसे ताकतवर नेताओं में से एक मानी जाती है और बीजेपी के पास अभी तक बंगाली अस्मिता का कोई तोड़ नहीं निकाल पाया है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में परफॉर्म करके दिखाया और ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी को हराया नहीं जा सकता, लेकिन ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं की संख्या बड़ी है और उन्हें हराना बड़ी चुनौती वाला काम है। ऐसे में अब ये भी दावे किए जा रहे हैं और सवाल बड़ा हो रहा है, क्या जिस तरह से जीत अदर राज्यों में होती रही है बीजेपी की, उसी तरह से बिहार और बंगाल में होने वाला है? बाकी इस पर क्या आपका विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।